users just spoken exclusively to him. Listen in. नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निर्वाचन आयोग के पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है इंडिया एंड आई, यानी कि भारत और मैं। और इस किताब में उन्होंने अपने जो 40 साल का इनका कार्यकाल रहा भारत सरकार के साथ बहुत सारे पदों पर, तो उसका उल्लेख उन्होंने इस किताब में किया है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या-क्या इसमें जो चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी 40 साल की जर्नी को किस तरह से बयाँ किया है। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सर, आपकी किताब में एक चैप्टर है, जिसमें आपने मेंशन किया कि आखिर किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी काफ़ी आहत हुए थे जब उनको बात पता चली कि कुछ उनके ही सरकार के मिनिस्टर्स थे, जो लगातार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे वो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव आयोग अब काफ़ी एरोगेंट हो गया है, काफ़ी कंट्रोल के बाहर जा रहा है। उनकी ज़िक्र आपने की है, तो उस पे सर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, यूपी के 2012 के इलेक्शन जब हमने कराए तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी वाइफ की कैंपेन, वो इलेक्शन लड़ रही थी यूपी से, उसमें कहीं अनाउंसमेंट की कि अगर हम पावर में आएंगे तो माइनॉरिटीज़ का कोटा हम डबल कर देंगे, 4.5 से बढ़ा के 9 कर देंगे। तो बीजेपी ने वो हमेशा अलर्ट होते हैं, उन्होंने फौरन कंप्लेंट दायर की। हमने दोनों पार्टियों को बुलाया और वहाँ हमारी एक कोर्ट होती है इलेक्शन कमीशन में, उसमें अदालती कार्रवाई की। दोनों तरफ से टॉप लॉयर्स देश के आए। 4 दिन तक हियरिंग चली और इस नतीजे पे हम पहुँचे कि ये वाकई उल्लंघना तो हुई है। तो हमने उनको उल्लंघना के लिए मॉडल कोर्ट में कोई फाइन नहीं कर सकते, कुछ और सज़ा नहीं दे सकते, हम सिर्फ वार्निंग और चेतावनी या सेंश्योर, जो सबसे बड़ी पनिशमेंट मानी जाती है, तो हमने सेंश्योर करने का फैसला किया। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि कुछ मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर 4-5 वो बड़ी लूज टॉक है हमारे बारे में, कुछ पर्सनली मेरे बारे में, कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में कि ये लोग क्या समझते हैं, एरोगेंट हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूशन की वो बदनामी सी कर रहे थे, तो वो अपसेटिंग था। तो मुझे वो मिले मीडिया एडवाइज़र मनमोहन सिंह जी के, उनसे कई सोशली मुलाकात हुई। तो मैंने उनको बताया कि साहब देखिए, आपके लीडर ऐसे बोल रहे हैं और अगर ये हम पब्लिक नॉलेज कर देंगे तो आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। तो कह लगे मैं पीएम को बता दूँ? मैंने कहा बिल्कुल बताइए, उन्हीं के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगले दिन पीएम साहब का बड़ा एक फ़ोन आया, बड़ा एंग्शियस, बड़ा ऑलमोस्ट इन पैनिक। कुरैशी जी, मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर आप बताएँ, हुक्म दें, जहाँ आप कहेंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो शाम को 7 बजे उनके घर का तय हुआ। 7 बजे जब मैं पहुँचा तो दरवाज़े पे ही खड़े हुए वेट कर रहे थे। मुझको अंदर लेके गए, जैसे ही हम बैठे उन्होंने कहा, कुरैशी साहब मुझे हरीश ने बताया आपका कन्वर्सेशन, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं मैं तो सुसाइड कर लूँगा। आई वाज़ शॉक्ड। मुझे तो ये दूर-दूर तक ये मैंने नहीं सोचा था कि इस किस्म का बात सुनने को मिलेगी। तो मैंने उनको फिर बड़ा काम किया। मैंने कहा कि सर ये आपके लिए कमेंट नहीं थी, आपके नॉलेज में लानी थी कि आपके कुछ लीडरान इस किस्म की लूज़ टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इलेक्शन कमीशन की हमेशा तारीफ़ करते हैं। और वाक़ई फैक्ट ये है कि जब भी हमारी मुलाकात उनसे हुई और औरों के से भी वो यही कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश का एक प्राइड है, फ़ख्र की बात है कि जितना इज़्ज़त हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शन की वजह से है, वो किसी और चीज़ से नहीं है। तो ऐसी सूरत में उनसे तो ये सोचना कि वो गलत बात कहेंगे, वो तो मुमकिन ही नहीं था। तो ख़ैर हमने ये उनको ज़रा काम किया कि साहब आपके को इसमें ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं, और आप अपने उन मंत्रियों को समझा लीजिए कि इस किस्म की लूज़ टॉक ना करें, ये शोभा नहीं देता, अच्छी चीज़ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनको करूँगा और कभी भी आपको कुछ समस्या हो तो या कोई शिकायत हो तो सीधा
पिकअप द फोन और मुझे उठा के मुझसे बात किए कर लीजिए। तो ये बात हुई। तो जिससे उनका ये जो ये कैरेक्टर कि कितने सेंसिटिव थे वो और कितना डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन के प्रति उनकी का आदर और इज्जत थी। तो ये उसमें निकल के आती है। तो मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट 100 इंसिडेंट इस किताब में है, तो ये उसमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। सर जिस तरीके से लगातार अभी के वक्त है, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है चुनाव आयोग के ऊपर, चूंकि आप भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तो उस वक्त में क्या आपको लगता है सर चुनाव आयोग को यानी कि निर्वाचन आयोग को पूरी फ्रीडम दी जाती थी काम करने के लिए उस टाइम की सरकार के द्वारा, कहीं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता था सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, जैसा कि अब लगातार आरोप लग रहे हैं। तो एज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे उस वक़्त? आपको लगता है कहीं पे कुछ ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स अपना दिया गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर? देखिए, आजकल क्या हो रहा है उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने ज़माने का ज़रूर बताऊँगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम पे कोई प्रेशर आ सके। और उसका सबूत कि हमने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को सेंश्योर किया, वो तो बहुत बड़ी ये चीज़ है। और 3 और कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने उसी यूपी इलेक्शन में मॉडल कोड की वायलेशन तरह-तरह की, हमने उनको चार्जशीट किया। और कभी हमारे पास कोई सरकारी कोई दबाव नहीं आया कि साहब आप ये क्यों कर रहे हैं? हम करते जा रहे थे और बल्कि हमने तो सोचा था जब 5वां आएगा तो हम तो अब इसको और एस्केलेट करेंगे कि फिर तो हम ऑफ़िशियली कंप्लेंट करेंगे पार्टी को कि साहब ये देखिए ये मॉडल कोड की उल्लंघना बहुत होती जा रही है। तो प्रेशर का तो कोई सवाल ही नहीं था उस ज़माने में। आज क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। सर तमाम आरोप पीछे भी लगते आए हैं कि आखिर किस तरीके से उस वक़्त जो कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनका काफ़ी दखल-अंदाज़ी होती थी सरकार के डिसीजंस में। चुनाव आयोग के डिसीजंस पे या सरकार की तरफ से कहीं आप लोगों के पास इस तरह की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आए कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि इस तरह की चीजें करे चुनाव आयोग, कुछ फेवरेबल माहौल बनाया जाए कांग्रेस के लिए, आपको लगा इस तरह का कुछ? नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बल्कि उस वक़्त की जो इलेक्शन कमीशन की इमेज और रेपुटेशन भी थी ना, कि किसी पार्टी या किसी पॉलिटिशियन की रूलिंग पार्टी इंक्लूडेड, तो किसी की हिम्मत ये सोच भी नहीं सकते थे कि दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि वो दबाव बूमरैंग करता। तो इसलिए हम पे किसी किस्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी जो दबाव आया हो, आई कांट इवन थिंक ऑफ इट। सर वही अगर मैं बात करूं 2012 के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद बाईपोल्स भी हुए थे, डिम्पल यादव अनअपोज जीत कर आई थी, लगातार आरोप लग रहे थे कि इनके साथ फेवर किया गया है, तो आप उस वाक्य को कुछ याद कर सकते हैं? नहीं, वही इस 12 एपिसोड 100 एपिसोड में ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद दिला रहे हैं। ये तो मुझे याद है कि डिम्पल यादव पहली बार जब आई थी तो अनअपोज्ड आई थी। 2-3 कैंडिडेट पहले थे, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था। तो हमने अपने तौर पे जानने की कोशिश की कि भई उनको फ़ोर्सिबली तो नहीं विथड्रॉ कराया गया है, तो हमें उन लोगों ने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि भई हो सकता है कि वो नई-नई नेता के लिए उन्होंने लोगों ने सैक्रिफ़ाइस की हो और विथड्रॉ किया हो। तो उसके बियॉन्ड हम ये कंट्रोवर्शियल कोई बना नहीं, ना इस पे कोई डिबेट हुई, कुछ हुई। तो इससे ज़्यादा मुझे ना कुछ याद है, ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ हुआ था। सर आपको लगता है कि 2014 के पहले जिस वक़्त आप 2012 में भी चुनाव आए मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, तो पैसे का पावर चुनाव में इस्तेमाल होता था उस वक़्त? आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रही हैं? देखिए क्योंकि अभी लगातार इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आती हैं, कैसे पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मनी पावर यूज़ बिल्कुल, की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के द्वारा। बिल्कुल। एक्चुअली मनी पावर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। बल्कि जब मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज लिया और अपनी ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने लिए 2 चैलेंजेस दिए थे कि एक तो वोटर एपैथी, कि अर्बन वोटर पर्टिकुलरली ये वोट नहीं देने नहीं जाते। अब सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं जी, और नॉट ओनली वोट नहीं देते बल्कि वो ब्रैग करते थे, मैंने तो ज़िंदगी में वोट नहीं दिया है।
तो हमने कहा हम इनके को एम्बैरेस करेंगे, इनको शेम करेंगे, क्योंकि अगर आपने वोट देने के लिए तकलीफ नहीं उठाई तो आपको ड्राइंग रूम में बैठ के सरकारों को कोसने का कोई राइट नहीं है। तो सरकार बनाइए अच्छी, आप लोग वोट देने जाइए, वोट देने जाने नहीं है, सरकार पे कमेंट बैठे हुए कर रहा हो घर में, ये गलत है। तो हमने वोटर एजुकेशन डिवीजन बनाई, उसने बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम शुरू किए और बड़ा मशहूर उसका जो प्रोग्राम है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो ये बहुत मशहूर हुआ। और पूरे हमने एक डिवीजन बनाई इलेक्शन कमीशन में, पूरे हिंदुस्तान में उसकी डिवीजन बनाई, हर सीईओ के ऑफिस में और डीसी के ऑफिस में हमने पोस्टें क्रिएट की और इतना अच्छा उसका इम्पैक्ट हुआ कि हाईएस्ट टर्नआउट इन सबसे पहले इलेक्शन उसके तहत हमने बिहार में 2010 में किया अक्टूबर में, हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री। और उसके बाद फिर तमिलनाडु और जगह-जगह हुआ और कभी भी हमने मुड़ के नहीं देखा, ऊँचे से ऊँचे तक चलते चले गए। तो वो हमारी वो स्कीम कामयाब हो गई। दूसरा चैलेंज मेरे लिए मनी पावर का था कि उस बार मनी पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, तो हमने एक डिवीज़न बनाई, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न। वहाँ के लिए भी एक नए डीजी की पोस्ट क्रिएट की और वो इनकम टैक्स का एक बड़ा अच्छा ब्राइट ऑफिसर उनको हम लेके आए और उन्होंने नए रूल बनाए और पूरी एक डिवीज़न क्रिएट की और हमने सख्ती से उसको कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले किताब लिखी थी 12 साल पहले, उसका 7वां एडिशन अभी हाल में आया, जिसमें मैंने 40 मॉडस ऑपरेंडी ऑफ अब्यूज़ ऑफ मनी कि किस तरीके से पैसे का मिसयूज़ होता है, उसके 40 तरीके जो हमने उस वक़्त तक देखे थे, डिस्कवर किए थे। तो जैसे झूठी शादियाँ हो रही हैं, शादी हो रही है बड़ी, उसमें 3-4 हज़ार आदमी आए, शराब चल रही है, कबाब चल रहे हैं और पता लगा कि ना दूल्हा है ना दुल्हन है। तो वो सिर्फ़ वोटर्स को ब्राइब करने के लिए पार्टी, इस किस्म के हमने 40 तरीके उसमें डिस्कवर किए और हमने उसमें लिखे। अब नेताओं ने और भी कुछ डिस्कवर कर लिया होगा। तो शुरू-शुरू में तो हमें बहुत कामयाबी हुई। हमने रेड करनी शुरू किए फार्म हाउसेस पे, होटल्स पे, लोगों के घरों में, उनके हेलीकॉप्टर्स में और सैकड़ों करोड़ रुपए हमने पकड़े। और एक चीफ मिनिस्टर ने तो किसी को कहा कि साहब मुझे 20,000 रुपए भी चंडीगढ़ से मुझे दिल्ली भेजना आजकल मुश्किल हुआ है। तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो नए तरीके ईजाद हो जाते हैं, वो पैसा पहले ही से पहुँच जाएगा इलेक्शन कमीशन के पिक्चर में आने से पहले वगैरह। तो काफ़ी कंट्रोल हुआ हुआ है, अभी तक भी रेड-वेड होते हैं, अब तो हज़ारों करोड़ पकड़े जाते हैं। लेकिन हर 1 करोड़ रुपए जो हम पकड़ते हैं, कम से कम 10-20 करोड़ फिर भी निकल जाते होंगे। तो मनी पावर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई अभी तक फूल प्रूफ हल नहीं निकला है। सर आपने अपनी किताब में एक ज़िक्र किया है कैसे 2012 में जब आपके रिटायरमेंट से सिर्फ 13 दिन बाकी थे, आपने एक एमओयू साइन की थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह इलेक्शन कमीशन को भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, चुनावी व्यवस्था है, उससे विश्व को अवगत कराना है कि हम अपनी डेमोक्रेसी में किस तरीके से बहुत ही संगठित तरीके से चुनाव कराते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं। मगर 2012 के एमओयू के बाद 13 साल बाद जब फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं, एलोन मस्क उनके एडवाइजर रहते हैं, उस पूरे एमओयू पे सवाल खड़ा किया गया, आपके ऊपर काफ़ी छीटाकसी की गई। आपने इसका मेंशन किया है, तो इस बारे में? जी, हुआ ये था कि मेरे रिटायरमेंट में 13 दिन बाकी थे। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, साल भर पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था इलेक्शन कमीशन में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका नाम था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इन शॉर्ट हमको ट्रिपल IDEM उसको बोलते हैं, जिसमें हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हमने बनाया था। उस वक़्त हम पे ये में सुझाव आया कि साहब आप अपने लोगों को तो ट्रेन करते हैं, लेकिन आपकी इलेक्शन कमीशन की इतनी अच्छी इमेज और रेपुटेशन है दुनिया भर में कि और कंट्रीज़ भी आपसे सीखना चाहती हैं। तो आप क्यों ना उनको भी सिखाइए। हमने कहा ज़रूर सिखाएँगे। तो हमने अपने दरवाज़े सारे दुनिया के लिए खोल दिए। आप आइए, हम आपको सिखाएँगे और फ्री सिखाएँगे, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। फिर उसी ज़माने में ये एक इंस्टीट्यूट है वॉशिंगटन का, IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स। तो ये 150 के करीब देशों में दुनिया के डेमोक्रेसी की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने हमारे साथ एक MOU किया, जिसमें 2 चीज़ें हमने इनको कही। तो हमने कहा कि साहब हम दूसरे देशों को फ्री ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, लेकिन उनको हम यहाँ बुला के तो नहीं ला सकते। हम उनके पे खर्चा तो नहीं कर सकते। हम उनके
रहने खाने पीने का इंतज़ाम तो हम नहीं कर सकते, आ जाएंगे तो हम फ्री ट्रेनिंग दे देंगे, तो वो आप इंतज़ाम कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। दूसरे है कि हमें अब जैसे साउथ अफ्रीका आ रहा है, कोई युगांडा आ रहा है, कि केनिया आ रहा है, हम वो हमसे इंडियन इलेक्शन लॉ तो सीखने नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन का तरीका ज़रूर सीखना है, लेकिन हमें जो उनको ट्रेनिंग है वो उनके लिए ख़ास तौर से हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमें कहा चूँकि हमारे पास वो सारी नॉलेज नहीं है, आपके पास है, आप तो हर कंट्री में काम करते हैं, आप हमको टेक्निकल एक्सपर्ट्स दे दीजिए, जो हर कंट्री के लिए हम स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकें। तो उन्होंने 4 एक्सपर्ट भेज दिए, हमने 4 एक्सपर्ट अपने फिर बिठा दिए, 8 ने मिलके कंट्री बाय कंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया। उस एमओयू में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि इसकी कोई फाइनेंशियल या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी हमें एक पैसा नहीं लेना, ना एक पैसा किसी को देना, हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ये साफ लिखा हुआ। और तो और इसमें नॉर्मली हम एक एमओयू में एक ही जगह तो ये लिखेंगे, पता नहीं क्या ये गैबी आवाज़ आई कि हमने 5 पेज की उसमें 2 जगह ये बात लिखी कि नो लीगल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। अब जब ये कंट्रोवर्सी कि जी कुरैशी ने जाने से पहले 13 दिन के अंदर ये कर दिया, देश को भेज दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं जिस तरह की लैंग्वेज वो बोलते हैं, और एलन मस्क, उन्होंने इनकी फंडिंग आईएफएस की बंद कर दी। तो जिसमें कहा कि जो हम दुनिया में इलेक्शन फंड करते थे, इंडिया का भी इलेक्शन हम फंड करते थे, वो हम बंद कर रहे हैं। एक धेला हम किसी से नहीं लेते थे, सेल्फ रिस्पेक्टिंग ये हम बड़ा चार्ट रिपब्लिक है लगाया था। जी, एक धेला हम नहीं खर्च करते थे, किसी से लेते थे। तो इसलिए उनका ये स्टेटमेंट कि जी हम भारत पर खर्च करते हैं, वो बिल्कुल झूठ था। तो उस झूठ को उस वक्त भी मैंने फौरन नकारा था मीडिया वीडियो पे कि क्या बकवास कर रहे हैं ये। तो हमने तो कभी किसी से कुछ नहीं लिया, और इस एमओयू को पढ़ लीजिए। फिर एक आध चैनल वो एमओयू हिला के टीवी पे, देखो जी इतने कुरैशी ने साइन किया था तेरा उसमें। अरे भाई वो एमओयू खराब था तो आपने आते ही इसको बंद कर दिया होता। 13 साल से वो एमओयू ऑपरेशन में, आज तक ऑपरेशन में है। तो वो खराब था तो आप फौरन उसको खत्म कर देते। तो बल्कि और क्या हुआ, 143 देश इस एमओयू की वजह से हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। वहाँ के स्टूडेंट नहीं, वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टॉप मैनेजर, 143 देश। हम दुनिया के विश्व गुरु इलेक्शन में हैं, साबित हो गए हैं, है ना। तो जो जिसने देश के प्राइड के लिए इतना काम किया, उसको ये गाली दे, तो इससे बड़ी नालायकी और बेवकूफ़ी कुछ हो नहीं सकती। तो बल्कि उस एमओयू की वजह से तो कम से कम ये चीज़ लोगों के नोटिस तक तो पहुंचेगी कि हमने तो देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया था। कोई इसका मैच दिखा दे कोई। सर, जिस तरह से आप मुखर रहते हैं, आप अपनी किताबों में भी इन बातों को लिखते हैं, वैसे ही आपकी किताब में एक और चैप्टर है, मुस्लिमों के हित को रक्षा नहीं करता है। मगर उसके बाद एक्स पे जो सोशल मीडिया है, उस पर आपकी काफ़ी आपके ऊपर टिप्पणी की गई, आपको मुस्लिम कमिश्नर तक बोला गया था। तो कैसे आप देखते हैं इन सारे इंसिडेंट्स को, जिस तरीके से आपके ऊपर सवाल उठाए गए? देखिए, ये बड़ी बेहूदगी और बदतमीज़ी की बात थी। कोई छोटे-मोटे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ये इसको उठाया। मैंने कोई ट्वीट किया था, ये जो वक्फ एक्ट है, ये बेसिकली मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करने का एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं अभी भी ये कहता हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कुरैशी मुस्लिम कमिश्नर ने ये खराबियाँ की, ये की, वो की। तो एक एमपी साहब हैं, नाम नहीं लेने के लायक भी नहीं है। तो उन्होंने ये शोर मचाया, तो मचाया कि जो कुरैशी तो मुस्लिम कमिश्नर था। मैं बड़े प्राइड से कहता हूँ कि मैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम का, ऑल्दो आई एम ए प्राउड मुस्लिम, आई एम ए मुस्लिम, नो डाउट। लेकिन मैं इंडिया मेरे लिए इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मैं ना कि मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी। उसको रिलीजन में की आइडेंटिटी में करके ये छोटापन। और उन्हीं साहब को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जेटली साहब जो उनके टॉप लीडर हैं, उन्होंने मेरे बारे में कहा था, वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एंड वाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये उन्होंने लिखा है। तो ये जो छोटे-मोटे पॉलिटिशियन हैं, इनकी हैसियत उनके मुकाबले में क्या है? गोपाल गांधी ने क्या लिखा था, मुझे कहते हुए भी ज़रा-ज़रा संकोच हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वी एवर हैड और लाइकली टू हैव। गोपाल गांधी कौन है? महात्मा गांधी के पोते और सी गोपालाचारी के नवासे। यानी इससे बड़ी पेडिग्री हिंदुस्तान में कोई नहीं। वो ये कह रहे हैं, और हमारे ये एमपी साहब जो हैं, जिनका नाम भी हमने पहली बार जब सुना था, वो इस किस्म की फजूल बात करते हैं। तो अब इस पे और फर्दर डिस्कशन क्या करेंगे?
सिर्फ 2010 का कॉमनवेल्थ गेम हमने देखा था, आखिर किस तरीके से 2010 में तमाम उस पे आरोप लगे थे, स्कैम हो गया, सुरेश कलमाड़ी घेरे में आए थे। आप भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे थे 2005 ऑनवर्ड्स, और आपने मेंशन किया है अपनी किताब में कि आखिर किस तरीके से 2010 का कॉमनवेल्थ गेम के लिए, चूंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम गेम्स को होस्ट कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखाएंगे, हम गेम्स को होस्ट कर सकते हैं। आपने अपनी किताब में लिखा है, उस चैप्टर का टाइटल भी दिया है, सी यू इन तिहाड़, मैं तुम्हें तिहाड़ में देखूंगा। तो उस वाक्य के बारे में सर आप कुछ बताना चाहिए। देखिए मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जब बनाया गया तो 2005 में और 6 में तो कॉमनवेल्थ गेम तो 2010 में होने थे, लेकिन इतने बड़े खेलों का आयोजन करने के लिए ये 6 साल बहुत कम है। बल्कि हम तो हमने डेली का जो काउंटडाउन है वो शुरू किया हुआ था कि हमने इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसमें तो वो अपनी जगह। तो एक मीटिंग हमारी हो रही थी, मेरे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, 2-3 बदले, उनमें से मणिशंकर अय्यर साहब के कमरे में एक मीटिंग हुई और ये जिक्र हुई। तो कलमाड़ी साहब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन थे और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम के चेयरमैन थे। उन्होंने हमसे 770 करोड़ रुपए ग्रांट ली थी और भी वो ये कहते थे कि जी ये तो रेवेन्यू न्यूट्रल है, हम ये लौटा देंगे, इंटरेस्ट फ्री लौटा देंगे। लेकिन जो एमओयू था उसमें एक क्लॉज था कि अगर घाटा होगा तो वो सरकार पूरा करेगी। अब वो घाटा 1-2 रुपए का तो होने वाला नहीं था, हज़ारों करोड़ का होने वाला था। हम ये कहते थे कि हमने आपको 700 करोड़ दिए, पब्लिक मनी है ये, और आप हमको हिसाब दीजिए, प्रॉपर हिसाब दीजिए कि आपने इसका क्या इस्तेमाल किया और कैसे करने जा रहे हैं। वो हिसाब देने में बड़ा संकोच कर रहे थे। उस मीटिंग में मैंने कहा कि साहब देखिए, आप लोग तो मौज कर रहे होंगे और हम लोग तिहाड़ जेल में होंगे। तो 5 साल पहले ये इतनी सी एकदम वो, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ। ये इतना ही गंभीर मामला है कि सरकारी पैसा है तो पब्लिक पैसा है, हम उसके साथ ऐसा खिलवाड़ थोड़ी होने देंगे। तो और फैक्ट यही है, मेरे बाद मैं तो इलेक्शन कमिश्नर चला गया, मेरे बाद एसके अरोड़ा साहब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आए। बहुत फिट आदमी थे, रोज टेनिस 2-2 घंटे खेलते थे। उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद आए सुधीर नाथ, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। 2-2 स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो मेरे फौरन बाद आए, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। उससे आपको लगेगा कितना हाई प्रेशर में ये हम लोग काम करते थे। तो मैं बच गया, आपके सामने आज बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से तब्दील हो गया था। तो ऐसी सूरत में जो ब्यूरोक्रेसी सब स्केपगोट बन जाती है। ये सारे जो नेता लोग हैं, ये उसका मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं जो इन्होंने खूब किया। और कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा जाता है कि साहब आपने रिकॉर्ड में ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हम तो सरकारी अपनी जो ड्यूटी थी वो पूरी कर रहे थे कि हमें हिसाब चाहिए, हमने आपको पैसे दिए, आप हमें हिसाब को तो देना पड़ेगा। तो उस वक़्त जब मैंने कहा तो बड़े ये एकदम चौंके और सरप्राइज़ हुए। तो और यही हुआ। 5 साल बाद अब किसने सोचा था कि ये होगा? 9 महीने या 10 महीने तिहाड़ जेल में रह के आए वो साहब। फ़ॉर्च्यूनेटली अफ़सरान नहीं गए, क्योंकि 2 अफ़सरान तो खुदा को प्यारे हो गए। और एक उसके बाद सिंधुश्री खुल्लर आईं, वो बहुत अच्छी अफ़सर थीं। उन्होंने भी इतनी सख्ती से सरकारी पैसे पे कंट्रोल रखा कि उनके हाथ से कोई गलती हो नहीं पाई। अगर ज़रा से भी होती तो वरना सारा उनके गले में डाल दिया जाता। तो ये वाक़या ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गेम तो अब हम ओलंपिक गेम्स की ऑर्गेनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं। बड़े-बड़े स्कैंडल उसमें हो सकते हैं, इससे सीखें। 500 वर्ड में जो मैंने लिखा है, इसमें बहुत विज़डम है, इससे से सबक लें और इससे सीखें। आपकी किताब में सिर्फ मैं आखिरी आपकी किताब का एक चैप्टर लूंगा जिसमें आपने कहा है कि आखिर कैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का आपको पोस्ट दिया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में आपके लिए जगह थी, मगर आपने वो पोस्ट रिफ्यूज की थी, क्या कारण था? वो कारण है, क्योंकि कुछ लोग उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो विचार ये था कि मैंने अपने दिल में ये सोचा हुआ था कि देखिए कम्युनलिज्म उस ज़माने में भी था, हल्का था, अब तो 1000 गुना हो गया। तो मुसलमान, 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 उसके ऊपर ज़रा कैमरा भी ज़्यादा, उस पे निगाह ज़्यादा। तो मैंने अपने दिल में सोचा था कि मैं 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनसे मैं दूर रहूँगा। डिफेंस, होम और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस।
तो क्योंकि आप इन मिनिस्ट्रियों में हर अफसर की एक वेटिंग होती है, पॉजिटिव वेटिंग कहलाती है वो, हर एक की वेटिंग होती है, उनके फ़ोन भी टैप होते हैं, उनके ऊपर रिकॉर्ड भी रखा जाता है। एज ए मुस्लिम शायद मेरी ज़रा ज़्यादा हो जाती, वो मुझको मंजूर नहीं था, मुझे आइडिया बड़ा रिपल्सिव लगता था। तो मेरा ये ख्याल होता था कि मैं चाहे पंचायती राज मिनिस्ट्री में मैं बादशाह बन के रहूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है, जबकि ये ना कि इन 3 मिनिस्ट्रियों में सस्पेक्ट बन के रहूँ, नहीं चलेगा। तो मगर ये मुझे तीनों तो सर सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री नहीं पावरफुल हुआ करें, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि उसकी सेंसिटिविटी उस पावरफुल में था, लेकिन आप पिंजरे में ऐसे कैद कि बिल्कुल आप के मुस्तकिल आपके पे कैमरा और आपके टेलीफोन हर वक्त टैप पे रहे, तो उस पावर का क्या फ़ायदा। तो वो तो ऐसा है कि सोने का पिंजरा है, तो पिंजरा ही है ना, कि ये पीएम ऑफिस में आप जाएं तो एक पिंजरा ही है वो, उस पिंजरे में बैठ के आप बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं जिस पोस्ट पे था, जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, उसमें मेरे पास एडिशनल चार्ज था डायरेक्टर जनरल ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन। देश के 3 लाख यूथ क्लब हमारे से एफिलिएटेड थे, 3 लाख। यानी देश के कोने-कोने में मैं घूम सकता था। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम 3 तो यूनिवर्सिटीज़ में चलता था, मैं कहीं भी जा सकता था। तो ये बड़ी यूनिक जॉब थी, इससे अच्छी कोई दूसरी जॉब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि वहाँ पे सेक्रेटेरिएट की सेक्रेटेरिएट जॉब और फील्ड जॉब, और फील्ड भी भारत महान पूरा हमारी फील्ड। तो ऐसी सूरत में कि ऐसी अच्छी फ्रीडम की जॉब छोड़ के मैं एक पिंजरे में जाके बंद हो जाऊँ, वो मुझे आइडिया नहीं पसंद नहीं था। और उसमें दूसरा ये था कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ और बताया गया कि उन्हें एक मुस्लिम ऑफिसर चाहिए। मेरा स्टैंड ये था कि मैं ब्लू ब्लडेड डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस अफ़सर हूँ। मुझे अच्छे अफ़सर के नाते कोई पोस्ट दे दीजिए, लेकिन ये कि एक मुस्लिम अफ़सर चाहिए, इसलिए वो उसके लिए मुझे ढूँढे, ये मंज़ूर नहीं है। जो आपने फिर एमपी साहब कहे ना मुस्लिम कमिश्नर, मुझे मुस्लिम आइडेंटिटी को बिल्कुल मैंने पीछे छोड़ा हुआ था, कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वज़ह से आप मुझे जॉब दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो उससे मैं कैसे निकला, वो एक लंबी कहानी है, मैंने उसमें सारी डाली है कि किस तरह मैंने जो कंसर्न ऑफिसर को समझाया कि जी मुझे इससे प्लीज़ बख्शो। तो और एक मेरे फॉर्मर बॉस थे जो सेक्रेटरी टू पीएम थे उस वक्त, नरसिम्हा राव जी के बेटे, के आर वेणुगोपाल, जो जिनका दामाद ये सत्य नडेला मशहूर हैं। तो उन्होंने कहा कि याकूब मेरा जो नाम है, उन्होंने कहा तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। सब लोग डिसएग्री कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले तुम्हें बाय नेम मांगा था कि मुझे पीएमओ में एसवाई कुरैशी चाहिए। उस वक्त मुझे ये बताया गया कि नहीं नहीं, हमने उसको नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक मुस्लिम ऑफिसर इम्तियाज़ खान ऑलरेडी हैं। तो ये मुस्लिम आइडेंटिटी मेरी कहाँ से आ गई? तो उन्होंने इसको सराहा मेरी उसको, और फिर यही हुआ कि मैंने यहाँ लगे 20-30 नाम और दे दिए थे कि भैया मुझे बख्श दो, इनमें से कोई ले लो। तो उन्होंने किसी को न लेके इम्तियाज़ खान को 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। तो सर अभी जिस तरह के हालात हैं सर, खास तौर पे वोटर पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर एक्सरसाइज जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश में अब हो रहा है। पहले हमने देखा आखिर किस तरीके से बिहार में शुरू हुआ। तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं चुनाव आयोग को कटघरे में लाके खड़ा कर रही थी कि भाई ये जो प्रक्रिया है ये वोटर्स को नाम हटाने की जा रही है, वोटर डिलीशन चल रहा है। बंगाल के चुनाव में भी ऑपोजिशन पार्टी ने यही आरोप लगाया और अब जहां-जहां तमाम राज्यों में हो रहा है वहां भी इसी तरह की आवाजें आ रही हैं। तो क्या लगता है इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि मुझे अपने वोटर रोल्स को सही करना है, दुरुस्त करना है ताकि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो उसका हिस्सा ना रहें, सिर्फ भारत के नागरिक हिस्सा रहें। मगर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो और नागरिकता चेक करे। तो आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे डिबेट को? देखिए, वे इस किताब में तो इसका कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन अब आपने टॉपिक चढ़ी है, तो मैं तो इस पूरी एसआईआर एक्सरसाइज़ को क्वेश्चनेबल समझता हूँ कि ये बड़ी गलत की गई है, क्योंकि रोल को प्यूरिफ़ाई करना हमारा काम है, मैंडेट है। पिछले 70 साल से हम लोग क्या करते थे? यही तो करते थे। हर साल करते थे। हम समरी रिवीजन करते थे। पहले 2002 तक हम इंटेंसिव रिवीजन भी करते थे। 2002 में ये फैसला किया उस वक़्त की कमीशन ने कि अब चूँकि ये डिजिटल हो गए हैं, सारे कंप्यूटराइज़ हो गए हैं, अब आपका नाम, मेरा नाम एक दफ़ा कंप्यूटर पे आ जाए तो हर बार दोबारा से थोड़ी हम इसको बनाएँगे।
और हर साल हम सिर्फ अपडेट कर देंगे, जो नए वोटर हो गए, कुछ किसी की डेथ हो गई, कोई माइग्रेट हो गया, वो अपडेशन हम कर दिया करेंगे। तो इसके बजाय जो इन्होंने नया शुरू किया कि जी हम फॉरेनर्स को, इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। बिहार के लिए इन्होंने कहा था। कितने फॉरेनर पकड़े? आज तक बताए क्यों नहीं? हिम्मत क्यों नहीं है वो बताने की वो फिगर? कितने पकड़े? क्योंकि पकड़े ही नहीं। लेकिन हमने मीडिया में पढ़ा, वो गलत है, सही तो बोले कमीशन कि सिर्फ 500 आदमी पाए गए फॉरेनर। उनमें से 150 बांग्लादेशी से, 350 नेपाल की हिंदू औरतें थीं जो शादी करके आई थी। उस 150 लोगों को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया और कितने लाखों लोगों को डिलीट कर दिया जो वैलिड हैं, सिटीजन्स हैं, वोटर थे, वोटर होने चाहिए, उनको आपने वंचित कर दिया। तो आपने इलेक्शन प्रोसेस को पोल्यूट किया। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। समबडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आपने एक वैलिड बोनाफाइड सिटीजन का वोटिंग राइट इलीगली छीना। इसको पकड़ना चाहिए, इसको पॉइंट आउट करना चाहिए। सर इसके लिए कोर्ट भी गए थे, विपक्षी पार्टी ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। फिर हमने देखा फिर किस तरीके से आधार को इंक्लूड किया गया डॉक्यूमेंटेशन में। तो जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, उनके 2000 पहले की डोमिसाइल देखी जाती है, उनके माता-पिता का वोटिंग राइट्स देखी जाती है, क्या वो वहाँ के वोटर थे या नहीं थे। तो ये जो प्रक्रिया है सर, जिसमें डॉक्यूमेंट्स माँगती है चुनाव आयोग, तो कितना पारदर्शी आपको दिखता है ये? देखिए, ऑलरेडी कंप्यूटराइज़ रोल था, वो कम 1 दिन में तो बना नहीं था, 70 साल में बना था और उसको हर साल हम अपडेट करते थे, तो 99% एक्यूरेसी तो उसकी ऑलरेडी थी। 1% के लिए डोर टू डोर हम समरी रिवीजन प्रोसीजर वही करते थे, डोर टू डोर बीएलओ जाता था। आपको आके दिखाएगा, आनंद साहब आपके यहाँ 5 वोटर हैं, बताओ ये नाम है, ये है, ठीक है ना? अगर ठीक है तो वो अगले घर चले जाएगा। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो आप बता देंगे, कोई नया वोटर ऐड करने हैं तो फॉर्म 6 मिल जाएगा, कोई किसी को डिलीट करने हैं फॉर्म 7, कोई करेक्शन है तो फॉर्म 8 मिल जाता था। उसको इस तरह अपडेट कर देते। फॉरेनर को पकड़ने का था, आप सीधा पड़ोसी से पूछिए कि आनंद के घर में कोई फॉरेनर तो नहीं दिख रहा कुछ दिनों से, कोई नया आदमी। पड़ोसी सबसे पहले आपकी शिकायत करता है। तो ये कल्चर है। तो आप पड़ोस में दोनों तरफ जाके पूछें तो अगर कोई इस तरह का आदमी नया फेस उनको दिखेगा, वो बता देंगे जी हाँ, कुछ दिन से एक नया आदमी दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पता लगा कौन है ये। उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। तो इन्होंने एक मच्छर को पकड़ने के लिए पूरी बिल्डिंग ढा दी कि उसमें वो मच्छर मारा जाएगा। ये उससे भी बदतर एक्सरसाइज हुई है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अभी हमने देखा था आखिर किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है, ये देखने में आई थी। खास तौर पे राज्यसभा के चुनाव होने थे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की कैंडिडेट थी राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन। फॉर्म 26 में आरओ ने आरोप लगाया कि आपके विरुद्ध में कोई केस लंबित है, आपने उसका जिक्र नहीं किया। मगर कांग्रेस कह रही है कि कोई केस ही उनके अगेंस्ट में रजिस्टर नहीं था, ये सिर्फ एक कोर्ट से नोटिस आया था और उसके बिहाफ पे इनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया। तो जो पावर है रिटर्निंग ऑफिसर का, यहाँ पर आपको कितना सही वो दिखता है? कोई उनको उनके नॉमिनेशन को जो कैंसिल हुआ, विथड्रॉ करवा दिया गया, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, तो आखिर कैसे में इलेक्शन कमीशन जो है फिर इलेक्शन कराने का दावा करेगी अगर इस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहे चुनाव की प्रक्रिया में? देखिए, मुझे कोई पर्सनल नॉलेज तो इसके है नहीं, जो मैंने मीडिया में पढ़ा वो बात, और आपने जो बताया यही मैंने भी सुना पढ़ा कि उनके मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ आरओ ने इसलिए रिजेक्ट किया कि साहब आपने अपनी लीगल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ थी वो आपने छुपाई, जबकि उन्होंने साबित किया बाद में कि मेरे खिलाफ तो कोई भी नहीं थी, एक नोटिस आया था, मैंने जवाब दे दिया था, बात खत्म हो गई थी। तो ये सारे इस प्रोसेस को कराने वाले तो इंसान ही होते हैं ना, अफसर ही होते हैं। उनमें किसमें कितनी बैकबोन है, कौन कितने दबाव में आता है, उसकी क्या-क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसका कोई क्या इस्तेमाल कर सकता है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आरओ के पास पावर होने में कोई शक नहीं और उसका इस्तेमाल ईमानदारी से करता है कि बेईमानी से, हमेशा से, आज की बात नहीं, पहले भी होता था। इसीलिए हम वहाँ पे रिटर्निंग अफसर के ऊपर एक ऑब्जर्वर भी भेजते हैं कि ऑब्जर्वर के अप्रूवल के बिना वो अपने ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। ऑर्डर उसी का होगा, फैसला उसी का होगा, लेकिन ऑब्जर्वर देखेगा
कि ये उचित ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब ये तो कोर्ट वोर्ट में गया है, अब कोर्ट इस पे क्या फैसला करती है। हालांकि डैमेज इज डन, तो कोर्ट का फैसला भी आपको 10 साल बाद आएगा तो किस काम का। और हो यही रहा है कि 10-10 15-15 साल तक फैसले नहीं आते हैं। तो ये आज के हालात तो यही है, आज की क्या बहुत सालों से यही है। सर, आपको लगता है आइडेंटिफिकेशन लॉ जो है जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो अगर वो पार्टी बदल लेते हैं, चुन कर आते हैं किसी पार्टी से, फिर दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। अभी फिलहाल ये हमें देखने को मिला है बंगाल में भी, फिर महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है, देखिए ये तो और स्ट्रेंथ करना चाहिए हमें? नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि हमारी डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा धब्बा है। पैसे लेके इधर से उधर चले जाते हैं, कोई आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं है। फौरन सडनली कहेंगे कि मेरा इस पार्टी में गला घुट रहा था, दम घुट रहा था, इसलिए मैं दूसरी में जा रहा हूँ। ये रोज का ड्रामा जो ये कर रहे हैं, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में चले जाते हैं, ये रोज का हो रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें फेल हो गया। इसको और क्या सख्त बना सकते हैं। एक तो ये कि जो आदमी पार्टी छोड़ के जाए उसको रिजाइन करना पड़ता है, दोबारा लड़ना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम हो, क्या उसमें हुआ सर, हमने देखा कर्नाटक वगैरह में वो दूसरी पार्टी ने उनको टिकट दे के वो जिता के लिया है। तो 2-4 महीने का गैप हुआ, वो फिर जीत के आएगा, मंत्री बन गए। एक तो 6 महीने तक उनको मंत्री न बनने पे बैन कर दिया जाए, लेकिन 20-30-50 करोड़ लेके वो घर से चले जाएंगे और दो नस्लें उस पर मौज तो करेंगी। तो इसका अभी फिलहाल कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बहुत घटियापन है और ये हमारे लिए, सबके लिए शर्मनाक है। बहुत-बहुत शुक्रिया कुरैशी सर वक़्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो नई किताब है, इंडिया एंड आई, ये कहा तो भारत मेरे और मैं, ये किताब लोग पढ़ें भी, ताकि वो जान सकें कि आखिर आपकी जो 40 साल की सफ़र है भारत सरकार में एक अधिकारी के तौर पे, वो कैसा रहा। इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद सिंह, दिल्ली।